नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए जल्द से देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी न्यूज रहने वाली है। लेकिन इससे पहले सूचना इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि 28 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है 6:30 बजे, जो कि आपका हाइब्रिड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तीनों माध्यम में शुरू होगा। तो जो भी बच्चे इसमें इनरोल कराना चाहते हैं इनरोल करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लू प्लैनेट पुरस्कार। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार सुनकर के आपको क्या लगा? ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है पर्यावरण के संरक्षण हेतु। पर्यावरण से जो डिजास्टर मच रहा है उससे कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, इसके जो उपाय सुझाते हैं उनको। तो ये बेसिकली पुरस्कार आपका संबंधित है किससे? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं पर। देखिए जैसे मैंने बताया कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण में जो हानि हो रही है उसके समाधान को लेकर के पेशकश करते हैं, जो अंतर सरकारी संगठन है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसके लिए नए नए कार्य करते हैं, वहां पर नई खोजी करते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। बेसिकली ये वाला पुरस्कार जो है ये रॉबर्ट कोस्टांजा और एक संस्था है उसको दिया गया है। संस्था का नाम क्या है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है। ठीक है, यह पुरस्कार जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन है वो यह पुरस्कार देता है। इस पुरस्कार में व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान बेसिकली किया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको दिया जाएगा या कोई संगठन है उसको दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत $5 लाख जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसमें विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जहां पर वो रह रहे अपना आवास जो है, जो अपना शहर है, अपना गांव है, अपना देश है, उसको छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह मजबूरी में जाना होता है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय को स्वीकृत करना होता है। इसकी जो थीम रखी गई है 2024 की वो है सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। फिर बात करेंगे वधावन बंदरगाह चर्चा में है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि ये विश्व का शीर्ष जो 10 बंदरगाह है उसके अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, और इसके लिए जो अनुमानित लागत लगने वाली है दैट इज 76,200 करोड़। इतना पैसा इसमें लगेगा। ठीक है, सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीन फील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। ऑल वेदर ग्रीन फील्ड, हर वेदर में ये कार्य करेगा। इस बंदर के जो ये जो बंदरगाह है इसके माध्यम से 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार है इसमें विकसित होने वाले हैं। तो 10 लाख रोजगार इस बंदरगाह के बनने से विकसित हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इस बंदरगाह का जो निर्माण है वो वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया सरकार ने नेशनल हाईवे से रोड कनेक्टिविटी और डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर से इस पोर्ट को रेल नेटवर्क से लिंक करने की मंजूरी भी दे दी है। सरकार के अनुसार 298 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाले इस बंदरगाह में 1,000 मीटर वाले 9 कंटेनर टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस ओपन किया गया उसके बारे में काफी चर्चा में, आप सभी सब कुछ जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया है। यह कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से करीब 20 किलोमीटर दूर पर स्थित किया गया है। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति ABJ अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई थी। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी गुप्त काल में। ठीक है, 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच ये बना था। गुप्त वंश की ख्याति से नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। प्राचीन विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी यहाँ की वो बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि खिलजी ने इसको जला दिया था 13वीं शताब्दी में, भारत पर आक्रमण किया और इसकी जो ऐतिहासिक जितनी भी चीजें थी सबको नष्ट कर दिया। यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें सहेज कर रखी गई थी। कई ऐतिहासिक धरोहरों का यहाँ पर नुकसान होता है और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर इसे आग के हवाले कर दिया था। बात करेंगे एट द हार्ट ऑफ पावर श्यामलाल यादव। अभी UPSC का एग्जाम आया था जिसमें आपकी S जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई 2 पुस्तकों के नाम को पूछा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो इस अकॉर्डिंग आपके बुक अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जान लेते हैं एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बुक लिखी है श्यामलाल यादव ने। यहाँ पर एक बहुत ही गर्मा गर्मी वाला उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 2022 के चुनाव जो होने थे उस पे
इस चुनाव से पहले ही यहाँ पर क्या किया जा रहा था, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना तय था, लेकिन किसी वजह से नहीं हटाया गया। तो इसमें बहुत सारी जो अंदर की बातें हैं वो भी उन्होंने खोल करके रखी हैं। इसमें जेबी पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के जीवन की बातें यहाँ पर कही गई हैं। टोटल 21 जो आके सीएम हैं उनकी यहाँ पर आपको जीवन गाथा देखने को मिलेगी, कैसे उनका कार्यकाल रहा है, ये सारी चीजें इसमें समझने को मिलेंगी। ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये इंग्लैंड के बाएं हाथ के बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास लिया है। यह घोषणा ट्रेंट बोल्ट ने 2024 T20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पपुआ न्यू गिनी जो अंतिम ग्रुप सी मैच था उसके दौरान की थी। ट्रेंट बोल्ट ने टोटल 78 टेस्ट मैच खेले हैं, 317 विकेट लिए हैं। उन्होंने 114 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और इस प्रारूप में 211 विकेट इन्होंने लिए हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 2011 में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। क्लास में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, पुस्तक एट द हार्ट ऑफ द पावर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, श्यामलाल यादव, अरुंधति रॉय या फिर योगी आदित्यनाथ? आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।